हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। देखो, पिछली क्लास में मैंने प्रकाश की दूसरी घटना यानी कि प्रकाश का दूसरा गुण अपवर्तन चालू कर दिया था। अपवर्तन किसे कहते हैं, दो माध्यमों के बीच अपवर्तन कैसे देखा जाता है, और एक प्रयोग के द्वारा ग्लास के स्लैब में मैंने अपवर्तन वाली पूरी घटना समझाई थी। तो आज की जो क्लास रहेगी वो अपवर्तन से ही रिलेटेड है। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वो है अपवर्तन से होने वाली घटनाएं। अपवर्तन से होने वाली घटनाएं, सम फिनोमिना क्रिएटेड बाय रिफ्रैक्शन। मतलब अपवर्तन का मतलब तो समझ गए थे ना। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से क्या हो जाती है, अपने पाथ से क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट, विचलित हो जाती है। इसी घटना को क्या कहा जाता है, अपवर्तन कहा जाता है। तो हमें ये देखना है कि डेली लाइफ में हमें अपवर्तन कहाँ देखने को मिलते हैं। कि जैसे मैं समझा रहा हूँ, प्रकाश की किरण आई, दूसरे माध्यम में घुसी तो अपने मार्ग से चेंज हो गई। वो तो चीज, उस चीज को हम सिर्फ समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। वही चीजें मैं तुम्हें एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूँ आज। अपवर्तन से होने वाली घटनाएं कम से कम 7 या 8 घटना है। ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में कितनी घटनाएं दे रखी है, 7 या 8। जैसे मैं गिनवाऊं, पहला एग्जाम्पल या पहली घटना की मैं बात करूं कि किसी भी बीकर या बर्तन के पेंदे में या तल में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। आप कभी भी अपने घर पर नोटिस करना, जो बाल्टी होती है ना, बाल्टी, उसमें पानी डाल देना, जो भी बाल्टी है, उसका जो तल होता है ना, नीचे वाला बॉटम जिसको हम पेंदा बोलते हैं, वो ऊपर उठा हुआ दिखता है। क्यों? अपवर्तन के कारण। अब ऐसा क्यों होता है वो तो अभी पढ़ने से पता लगेगा। दूसरी घटना, किसी भी पानी से भरे हुए बर्तन में अगर हम पेंसिल या मार्कर या पेन रखते हैं तो पेंसिल टेढ़ी नजर आती है। किसी पानी से भरे हुए बर्तन में पेंसिल कैसे नजर आ रही है, टेढ़ी नजर आ रही है, टेढ़ी दिख रही है हमें। क्यों हो रहा है ऐसा? अपवर्तन के कारण हो रहा है। तीसरा एग्जाम्पल अगर हम ले तो तीसरा एग्जाम्पल है कि सूर्योदय 2 मिनट पहले ही नजर आता है, सूर्यास्त 2 मिनट बाद तक भी नजर आता है। कहने का मतलब यह है कि सूर्योदय जब सुबह सूरज निकलता है ना, वो 2 मिनट बाद में निकलेगा, लेकिन हमें 2 मिनट पहले ही नजर आता है वो आसमान में। और सूर्यास्त होने के बाद भी सूर्य हमें 2 मिनट तक नजर आता है। तो सूर्योदय ऐसे एडवांस में क्यों हो रहा है, और जो सनसेट है वो डिलेड क्यों हो रहा है, वो हमें 2 मिनट तक क्यों नजर आ रहा है, अपवर्तन के कारण। एक है वर्ण विक्षेपण। अगर किसी प्रिज्म में से आप श्वेत प्रकाश निकालते हो तो हमें 7 रंग का प्रकाश नजर आता है। ये भी किसके कारण हो रहा है, ये भी किसके, अपवर्तन के कारण। तो 1 बाय 1 एक एक हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, देखते हैं घटना। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ये है कि जल से भरे पात्र के तल में, जल से भरे पात्र के तल में रखा सिक्के का ऊपर उठना। जल से भरे पात्र के तल में रखे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। ये देखो, जल से भरे पात्र के तल में रखे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। कोई बर्तन है, उसमें पानी भर रखा है, और उस बर्तन का जो पेंदा है, उसका जो तल है, उसका जो बॉटम है, उसमें एक सिक्का रखा हुआ है। अब वो सिक्का हमें ऊपर उठा हुआ क्यों नजर आता है? अपने पहले वाली जो उसकी जो एक्चुअल पोजीशन है, उसकी जो रियल पोजीशन है, वो वहां पे क्यों नजर नहीं आ रहा? वो चीज हम पढ़ रहे हैं, वो हमें किससे पता लगेगा? अपवर्तन के कारण। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, एक बीकर बनाता हूं, उसमें पानी डालते हैं, उसमें सिक्का रखते हैं। तो मान लो ये बीकर है, ये क्या है, बीकर है। ये पानी का बर्तन है, ठीक है। इसमें इतना पानी भर दिया,
ये बर्तन है और इसकी तली में एक सिक्का रखा हुआ है ऐसे, ये रहा कॉइन, ये लो, क्या है ये? वास्तविक सिक्का, वास्तविक सिक्का। ये क्या है? बीकर। ये क्या है? बीकर। और ये क्या है? इसमें जल। एग्जाम्पल क्या है? यह जो हेडिंग है वो ये है, जल से भरे पात्र के तल में रखे सिक्के का ऊपर उठा दिखाई देना। अभी सिक्का यहां पर है, लेकिन इसका जो आभासी प्रतिबिंब बनेगा ना सिक्के का, वो थोड़ा ऊपर बनेगा। क्यों बनेगा? देखो ध्यान दो, ये सिक्का है तो बीकर है, बीकर में पानी है और पानी में क्या रखा हुआ? सिक्का। तो इस पूरे बीकर के ऊपर सूर्य का प्रकाश गिर रहा है कि नहीं गिर रहा? ये तो हम तभी देख सकते हैं जब ये घटना दिन में हो। किसी अंधेरे कमरे में रात में कैसे नजर आएगा? तो दिन में इन सभी चीजों पर प्रकाश आ रहा है। तो मान लो सिक्के पर भी प्रकाश है, और अगर वस्तु पर आकर प्रकाश गिरता है तो वस्तु में से प्रकाश की किरणें निकलती है, वो हमारी आंखों तक आती है, तभी हमें चीज दिखाई देती है। तो इस सिक्के से दो प्रकाश की किरण निकालनी है, दो प्रकाश की किरण निकालनी। लेकिन उससे पहले ध्यान देना, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं ये क्या है? ये लाइन है पृथककारी तल। ये लाइन क्या है? पृथककारी तल, सेपरेटेड सरफेस है। मतलब ये दो माध्यमों को अलग कर रहा है। इस बीकर के ऊपर का जो माध्यम है ये माध्यम फर्स्ट है और ये माध्यम सेकंड है। इस माध्यम फर्स्ट में क्या भरी हुई है? वायु। इसको मीडियम फर्स्ट मान लो, और मीडियम फर्स्ट में क्या है? वायु। और ये मान लो आप मीडियम सेकंड, और मीडियम सेकंड में क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। मीडियम सेकंड में क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। ठीक है, अब ये जो सिक्का है ना, इससे दो प्रकाश की किरण निकालो, दो प्रकाश की किरण। तो एक प्रकाश की किरण तो देखो ये गई, और एक प्रकाश की किरण ये गई। कितनी प्रकाश की किरण निकाली मैंने? दो, क्योंकि जो इमेज बनती है, जो प्रतिबिंब बनता है, दो अपवर्तित किरणों से बनेगा। तो इस सिक्के से दो आपतित किरणें निकाली, एक ये रही और एक ये रही। पृथककारी तल पर 90 डिग्री पर क्या डालोगे? अभिलंब। ये लो, 90 डिग्री पर क्या डाल दिया? अभिलंब। अब याद करो क्या, कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में से विरल माध्यम में आती है, या विरल माध्यम में से सघन माध्यम में जाती है, तो क्या होता है? जल है, जल को कौन सा माध्यम मान सकते हैं? सघन। वायु है, वायु को कौन सा माध्यम मानोगे? विरल। जल सघन माध्यम है, वायु कौन सा माध्यम है? विरल। तो प्रकाश की किरण कौन से माध्यम में से कौन से माध्यम में जा रही है? आप कह सकते हो सर प्रकाश की किरण जल अर्थात सघन माध्यम में से वायु अर्थात विरल माध्यम में जा रही है। और जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है, सघन से विरल में जाती है, तो अभिलंब से दूर हो जाती है। याद करो, इससे पहले वाला लेक्चर मैंने कहा था, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की तरफ आती है, और सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। तो ये देखो, ये अभिलंब से क्या हो गई? दूर। ये भी अभिलंब से क्या हो गई? दूर। ऐसे तो ये प्रकाश की किरणें कहीं पर भी नहीं मिलने वाली, इनको कितना भी आगे ले जाओ आप, ये प्रकाश की किरणें नहीं मिलने वाली। ठीक है, लेकिन अगर हम इनको ऐसे पीछे की तरफ बढ़ाएं, ऐसे इनको पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाएं, तो यहाँ पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब। और ये किसका प्रतिबिंब बन रहा है? इस सिक्के का। और कौन सा प्रतिबिंब है? आभासी है। याद करो, आभासी प्रतिबिंब क्या था? वह प्रतिबिंब जिसमें अपवर्तित किरणें या परावर्तित किरणें हकीकत में नहीं मिलती है, उनको पीछे बढ़ाया जाता है। अगर ये हकीकत में मिलती दोनों, तो ये रियल इमेज होती है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब होता। लेकिन ये कौन सा प्रतिबिंब है? ये जो प्रतिबिंब है वो है आभासी प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब है? आभासी प्रतिबिंब। तो ऐसे आप समझ सकते हो सिक्के का वास्तविक सिक्के का जो वास्तविक, ऐसे मान सकते हो वास्तविक सिक्का है, उसकी पोजीशन यहाँ पर है। लेकिन ये सिक्का हमें इतना ऊपर उठा क्यों नजर आ रहा है? तो वो ऊपर उठा हुआ जो नजर आ रहा है ना, वो हमें सिक्के का आभासी प्रतिबिंब दिख रहा है। वो सिक्के का हमें आभासी प्रतिबिंब है। देखो इतना ऊपर उठा हुआ दिख रहा है ना ये, तो ये सिक्के का कौन सा प्रतिबिंब हुआ? आभासी प्रतिबिंब। इसी कारण किसी भी जल से भरे हुए पात्र के तल में अगर कोई सिक्का रखा हुआ है तो वो हमें ऊपर उठा हुआ नजर आता है।
ठीक है, ये घटना है। और ये किसके कारण हुआ? ये जो घटना हुई वो हुई किसके कारण? अपवर्तन के कारण। ये लो, एक घटना या एक एग्जाम्पल तो मैंने समझा दिया। दूसरा एग्जाम्पल देखो, सेकंड एग्जाम्पल की बात करें, सेकंड एग्जाम्पल की, देखो एग्जाम्पल नंबर 2 या घटना नंबर 2, जल से भरे पात्र में, जल से भरे पात्र में रखी पेंसिल का टेढ़ा नजर आना। जल से भरे पात्र में रखी पेंसिल का टेढ़ा नजर आना। अब ये पेंसिल टेढ़ी क्यों नजर आ रही है? ये भी किसकी वजह से नजर आ रही है? अपवर्तन के कारण। पेंसिल जो टेढ़ी हुई है ना, वो किसने टेढ़ा दिखाया पेंसिल को? अपवर्तन ने दिखाया। अब कैसे दिखाया समझो। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? सबसे पहले जल से भरा हुआ पात्र। तो मान लो ये हमारे पास एक जल से भरा हुआ क्या है? पात्र है। थोड़ा बड़ा बन लेता हूं। देखो ये देखो, ये क्या है? जल से भरा हुआ पात्र। पात्र का मतलब बर्तन। और इसके अंदर भरना है यहां तक पानी। और ये है पृथककारी पृष्ठ। देखो ये तो है बीकर, ये है जल। अब इस पात्र के अंदर क्या रखनी है? हमें पेंसिल रखनी है। तो पात्र के अंदर देखो एक पेंसिल रख दी, ये पेंसिल। ये पेंसिल है। ये लो, ये क्या है? पेंसिल। ये पात्र में जल, और जल में ये क्या रखी हुई है? पेंसिल। ये पेंसिल रखी हुई है। अब देखो हेडिंग क्या है? जल से भरे पात्र में रखी पेंसिल का टेढ़ा नजर आना। अभी टेढ़ी नजर क्यों आएगी पेंसिल? आप सोचो, पेंसिल टेढ़ी नजर इसलिए आएगी कि यहां से, वैसे जो सिक्के से 2 प्रकाश की किरण निकाली थी ना, यहां से भी क्या निकालनी है? 2 प्रकाश की किरण निकालनी है। तो यहां हमने ये 1 प्रकाश की किरण ये रही, और 1 प्रकाश की किरण ये रही। तो यहां से अब क्या डालोगे? 2 प्रकाश की किरण गई ऐसे, तो यहां से क्या डालना है? अभिलंब डालना है। इधर अभिलंब डालो। तो प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है? जल सघन माध्यम है, ऊपर क्या है? वायु है। तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से किस में जा रही है? विरल माध्यम है। तो अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। अभिलंब से दूर। तो इनको अभिलंब से क्या करो? सॉरी मैंने सीधा निकाल दिया, थोड़ा अभिलंब से इनको दूर। ये अभिलंब से क्या हो जाती है? ऐसे दूर।
ये भी अभिलंब से दूर ऐसे होना तो ये चाहिए था, इनको सीधा निकलना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये अभिलंब से क्या हो गई दूर। तो ऐसे तो ये मिलने वाले नहीं है कभी भी, एक दूसरे से दूर होती जाएगी। लेकिन अगर इनको पीछे की तरफ बढ़ाए ना ऐसे ऐसे, तो ये यहां पर मिल जाएगी इस पर, और इस पॉइंट पर हमें पेंसिल का क्या मिलेगा, प्रतिबिंब मिलेगा। छोटा भी मिलेगा और टेढ़ा भी। देखो पेंसिल इतनी टेढ़ी हो गई, दिख रहा है ऐसे, ये पेंसिल का प्रतिबिंब बन गया। तो जो पेंसिल सीधी थी ना वो कैसी हो गई, टेढ़ी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, पेंसिल का टेढ़ा आभासी प्रतिबिंब। चलो ठीक है। तो हम कह सकते हैं जल से भरे पात्र में रखी पेंसिल कैसे नजर आती है, टेढ़ी नजर आती है। एक बार वापस बता रहा हूं, ये क्या रखी हुई है, पेंसिल है। अब पेंसिल से क्या निकालना है, पेंसिल से दो आपतित किरण, ये देखो एक आपतित किरण ये जा रही है और एक आपतित किरण ये जा रही है, ठीक है। तो ये आपतित किरण जैसे ही पृथककारी पृष्ठ, ये क्या है, पृथककारी तल है। तो पृथककारी तल पर हमें 90 डिग्री के कोण पर क्या डाला हमने, ये अभिलंब डाल दिया अभिलंब। अब इसमें से जो प्रकाश की किरण निकलेगी, प्रकाश की किरण सघन माध्यम में से विरल माध्यम में जा रही है, और ये हम जानते हैं जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर। तो ये अभिलंब से दूर हो गई, देखो ये दूर हो रही है, ये तो कभी नहीं मिल सकती, ये दोनों किरणें कभी भी नहीं मिल सकती। इनको पीछे की तरफ बढ़ाया जाएगा ना ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये इस पॉइंट पर मिल गई, और जिस पॉइंट पर मिलेगी ना उसी पॉइंट पर पेंसिल का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ये लो, तो ये जो घटना आपके सामने दिख रही है, पेंसिल का टेढ़ा नजर आना, इस घटना को भी कौन क्रिएट कर रहा है, इस घटना को भी क्रिएट किया जा रहा है बाय रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के द्वारा। तो दो घटना हमने पढ़ी, किसी भी जल से भरे हुए पात्र के पैंधे या तल में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा नजर क्यों आता है, और किसी भी जल से भरे हुए पात्र के दीवार से टच में कोई पेंसिल खड़ी है तो वो हमें टेढ़ी नजर क्यों आती है, और इसका एक ही रीजन है, और वो है सिर्फ और सिर्फ अपवर्तन। किसकी वजह से हो रहा है ये, अपवर्तन के कारण। अब तीसरा एग्जाम्पल क्या है वो भी देखो एक बार। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 और वो है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, देखो वर्ण का मतलब होता है रंग और विक्षेपण का मतलब होता है फैलना। मतलब अगर मेरे पास एक श्वेत रंग के प्रकाश का पुंज है, श्वेत रंग के प्रकाश का पुंज है, उससे हम क्या कर सकते हैं, उस श्वेत रंग के प्रकाश के पुंज से 7 अन्य कलर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें एक चीज चाहिए और वो है प्रिज्म। इसको एक बार मैं लिख देता हूं कि प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश के पुंज को निकालने पर प्रकाश 7 रंगों में नजर आता है। प्रकाश 7 रंगों में नजर आता है। प्रकाश की इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब देखो क्या पढ़ रहे हैं हम, वर्ण विक्षेपण। और वर्ण विक्षेपण का मतलब ये होता है कि प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश के पुंज को निकालने पर प्रकाश 7 रंगों में नजर आते हैं। तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब करना क्या हमें, सबसे पहले लेना है प्रिज्म। तो मैं एक प्रिज्म बनाता हूं। प्रिज्म आपने देखा होगा एक त्रिभुजाकार आकार का आता है। कहीं पर भी आपने किसी भी ऑफिस के अंदर टेबल के ऊपर रखा हुआ देखा, एक
ट्रायंगल टाइप का, पिरामिड टाइप का। वो त्रिभुज होता है जो किसका बना होता है, ग्लास का। तो जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, ट्रायंगल, सॉरी ये हमारे पास क्या है, एक प्रिज्म। ये देखो ये क्या है, प्रिज्म है। ये देखो ये क्या ले लिया, त्रिभुज ए बी सी। अब क्या करना है, इस प्रिज्म के ऊपर श्वेत प्रकाश का पुंज डालना। पुंज का मतलब है प्रकाश की बहुत सारी किरणें पास में होनी चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा कैपेसिटी वाला प्रकाश इसके ऊपर डालना है, लेकिन वो प्रकाश कैसा होना चाहिए, श्वेत रंग का। श्वेत रंग के प्रकाश का पुंज, पुंज मिल रहा है ना, पुंज क्या होता है, ग्रुप ऑफ रेज, किरणों का समूह है। तो जैसे मान लो कोई भी लाइट सोर्स आपके पास में है, यहां से अगर आप लाइट इस ए बी सतह पर डालो, यहां से लाइट ए बी सतह पर डालो, पहले मैं समझा दूं पढ़ क्या रहा है। इस प्रिज्म के ऊपर लाइट डालनी है, और जब लाइट इधर से निकलेगी ना तो 7 रंग में नजर आएगी। अभी क्यों हो रहा है, विपवर्तन के कारण हो रहा है। तो पहले तो ये सोचो कि इसके ऊपर हमें श्वेत रंग के प्रकाश का पुंज डालना है। तो पुंज तो तभी डाला जा सकता है जब प्रकाश एक छोटे से होल में से जाए। प्रकाश एक छोटे से होल में से निकलेगा तो पुंज गिरेगा। अगर डायरेक्टली प्रकाश डालोगे तो प्रकाश फैलेगा और पुंज प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस ए बी सतह से पहले इसके मार्ग में एक कार्डबोर्ड या थर्माकोल रखना है, एक कार्डबोर्ड या थर्माकोल। तो मान लो ये एक कार्डबोर्ड है, ये क्या है, कार्डबोर्ड। इसमें यहां पर क्या कर दो, एक होल कर दो, ठीक है। यहां पर होल कर दो। अब यहां से प्रकाश जाने दो। जैसे मान लो यहां से बहुत सारा प्रकाश आ रहा है, ये कोई लाइट सोर्स है, ये लाइट इधर भी जा रही है, लाइट इधर भी जा रही है, लाइट इधर भी जा रही है, लाइट इधर भी, लेकिन जो इसमें से लाइट निकलेगी ना, वो बिल्कुल इस होल में से लाइट निकल रही है ऐसे, इस छिद्र में से क्या निकलेगी, लाइट, वो बिल्कुल सीधी जाके गिरेगी। तो वो किरणों का क्या मिल गया, समूह मिल गया, पुंज मिल गया। और ये जो प्रकाश है श्वेत प्रकाश है। तो इसमें से जो लाइट निकली इसके ऊपर गिरी, इसमें से लाइट निकली इसके ऊपर गिरी, इसमें से लाइट निकली इसके ऊपर। तो ये इसके ऊपर जो गिर रहा है ये है प्रकाश की किरणों का पुंज, प्रकाश की किरणों का पुंज, ठीक है। ये प्रकाश की किरणों का पुंज है। अब देखो ये इसके ऊपर ऐसे गिर रही है। अब होना तो ये चाहिए ना कि प्रकाश की किरणें ऐसे सीधी निकलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आपको पता है प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में घुसती है तो फिर वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित। तो ये जो माध्यम है ना, यहाँ पर जो प्रकाश की किरण जा रही है ये है माध्यम फर्स्ट, और माध्यम फर्स्ट क्या है, वायु, और ये है माध्यम मीडियम सेकंड, और माध्यम सेकंड क्या है, माध्यम सेकंड है ग्लास, क्योंकि प्रिज्म किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है। तो यहां से प्रकाश की किरण डालो। अब ये जो ए बी सतह है ना, ये पृथककारी सतह है। ए बी सतह को क्या बोलोगे, पृथककारी सतह, पृथककारी सतह, सेपरेटेड सरफेस, ठीक है। अब इसके ऊपर एक अभिलंब डालना है, पृथककारी पृष्ठ पर क्या डालना है, अभिलंब डालना है 90 डिग्री के कोण पे। देखो ये अभिलंब, ये क्या डाल दिया, अभिलंब। अब अभिलंब डालोगे तो ये कौन सी किरण हुई, आपतित किरण। ये कौन सी किरण है, आपतित। अब अभिलंब ऐसे डाला आपने, आपतित किरण सघन से, सॉरी वायु विरल माध्यम है, ग्लास कैसा माध्यम है, सघन। तो वायु, सॉरी प्रकाश की किरण वायु से ग्लास में जा रही है, विरल से सघन में जा रही है। और जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ आ जाती है। होना तो ये चाहिए था ना कि ये ऐसे बिल्कुल ऐसे सीधे निकलती है, ऐसे
ऐसे ही निकलती ना, समझ रहे हो ना। लेकिन इस माध्यम 2 ने इसको अपनी तरफ खींच लिया तो ये इस अभिलंब की तरफ हो जाएगी, मतलब ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ये जो प्रकाश का पुंज है वो कैसा हो जाएगा, सीधा। सीधा होने से मतलब है अभिलंब की तरफ आ रहा है, अभिलंब की तरफ आ रहा है। फिर आप देखो फिर से माध्यम चेंज होगा। अब प्रकाश की किरण ग्लास में चल रही है लेकिन फिर से किस में जाने वाली है, वायु में जाने वाली है, सघन से विरल में। और जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। अभिलंब कहां पे डालोगे, अब ये पृथककारी पृष्ठ है तो इससे 90 डिग्री पर क्या डलेगा, अभिलंब डलेगा। ये लो अभिलंब। तो अब जो प्रकाश की किरण है, समझो ध्यान से, पहले हमने प्रकाश की किरण डाला तो प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही है, वायु से कांच में जा रही है, तो अभिलंब की तरफ आ गई, सीधी हो गई। अब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है, फिर से माध्यम चेंज हो रहा है, कांच से किस में जा रही है, वायु में जा रही है। तो यहां प्रकाश की किरण इस अभिलंब से दूर हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ साथ हमें हमारा रिजल्ट भी मिल जाएगा कि प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश के पुंज को निकालने पर प्रकाश 7 रंगों में नजर आता है। यहां से जो प्रकाश की किरणें निकलेंगी ना वो 7 कलर में नजर आने वाली है। देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 किरण हमें नजर आई। अब ये जो 7 रंग है, कौन कौन से रंग है, देखो ये जो 7 रंग है ना इनको याद रखने के लिए हमें एक ट्रिक याद रखनी है और वो है बेजानी है, बेजानी है, पीनाला, और अंग्रेजी में बोलते हैं विबग्योर, विबग्योर। बे का मतलब बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। वोयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज और रेड। तो सबसे ऊपर जो रहेगी ना वो लाल रंग का प्रकाश, यानी कि लाल रंग की किरण, ये लाल है। और सबसे नीचे जो रहेगा वो है बैंगनी, बैंगनी। फिर देखो जामुनी, बेजा, नीला, हरा, पीला, नारंगी। ये लो, तो ये जो घटना हुई है ना वो किसके कारण हुई है, अपवर्तन के कारण। तो अपवर्तन के कारण क्या हुआ, जब किसी श्वेत रंग के प्रकाश को, ये जो आपतित किरण है वो किसकी, कौन से प्रकाश की किरण है, ये श्वेत रंग का प्रकाश का पुंज है, प्रकाश का पुंज है। जब किसी श्वेत रंग के प्रकाश के पुंज को प्रिज्म में से निकालते हैं तो हमें 7 कलर नजर आते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो घटना है ना ये भी किसके कारण हो रही है, अपवर्तन के कारण। यहां से आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, बैंगनी रंग की किरण सबसे ज्यादा अभिलंब से दूर होती है, ये सबसे ज्यादा झुकती है। लाल रंग की किरण अभिलंब से बहुत कम दूरी पर जा रही है। उसका कारण ये है कि लाल रंग की जो किरण होती है ना, जो रेड लाइट होती है उसकी लंबाई ज्यादा होती है, उसकी लंबाई ज्यादा होती है। और बैंगनी रंग की तरंग की लंबाई क्या होती है, कम होती है। तरंग की लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, तरंग की लंबाई, तरंग की लंबाई को प्रदर्शित करते हैं लैम्बडा से। तरंग की लंबाई इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ, इंग्लिश में वेव लेंथ, मतलब इसको प्रदर्शित करते हैं, एक साइन आता है, एक चिन्ह आता है उल्टा वाई, और इसको बोलते हैं लैम्बडा। इसको क्या बोलते हैं, लैम्बडा। लैम्बडा का मतलब तरंग की लंबाई। तो लाल रंग का लैम्बडा कम है कि सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। लाल रंग की लंबाई सबसे ज्यादा होती है, मतलब लाल रंग के लिए लैम्बडा सबसे ज्यादा। बैंगनी रंग की लंबाई सबसे कम होती है, मतलब बैंगनी रंग के लिए लैम्बडा क्या होता है, सबसे छोटा होता है। तो ध्यान रखना, जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा होती है ना, जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा होती है उसकी एनर्जी कम होती है। लाल रंग के पास इतनी ऊर्जा नहीं होती है जितनी ऊर्जा किसके पास है, बैंगनी रंग के पास। इसके लिए हम एक सूत्र तैयार कर सकते हैं, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/लैम्बडा। तो यहाँ पर E तो क्या है, E है ऊर्जा और लैम्बडा है तरंग की लंबाई, तरंग की लंबाई। तो ऐसे फॉर्मूले आपने बहुत सारे पढ़े हैं। मतलब जो E है ना, E का मतलब ऊर्जा, वो तरंग दैर्ध्य है, तरंग की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती उल्टा है, इसको तरंग दैर्ध्य भी बोलते हैं। लैम्बडा को क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य। अब आप सोचो, अगर लैम्बडा ज्यादा है तो ऊर्जा कम हो जाएगी। जिस तरंग की लंबाई ज्यादा है, जिस रंग की तरंग की लंबाई ज्यादा है उसके पास ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। क्योंकि ये जो फॉर्मूला बन रहा है उल्टा बन रहा है ना,
और जिस रंग के लिए लैम्बडा बहुत कम है उसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो लाल रंग की लंबाई ज़्यादा है लेकिन ऊर्जा कम है, बैंगनी रंग की लंबाई कम है लेकिन ऊर्जा ज़्यादा है। बस एक लास्ट चीज़ बतानी है, ये जो रंगों का कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है इसमें बीच वाला कलर कौन सा है? अब सब सोचेंगे 1 2 3 इधर, 1 2 3 इधर, आप कहोगे सर ये हरे रंग का बीच वाला है, लेकिन नहीं। जो प्रिज्म में से 7 कलर आपको मिल रहे हैं ना, बेजानी है पीनाला, इसमें मध्यम कलर हरा नहीं है। मध्य का कलर किसको माना जाता है? पीले को। फिर से सुन लो, मध्य का कलर किसको माना जाएगा? पीला। पीला मध्य का कलर है। अभी मध्य का क्यों है वो सब आगे की क्लासों में पता लग जाएगा। तो हमने प्रकाश के द्वारा होने वाले अपवर्तन की 3 घटनाएं कंप्लीट की। किसी भी जल से भरे हुए पात्र में रखा हुआ सिक्का ऊपर नजर क्यों आता है? किसी भी जल से भरे हुए पात्र में रखी हुई पेंसिल टेढ़ी नजर क्यों आती है? और एक पड़ा वर्ण विक्षेपण, कि किसी प्रिज्म में से प्रकाश के श्वेत पुंज को अगर हम निकालते हैं तो वो हमें 7 कलर में नजर आता है। मतलब श्वेत रंग से 7 कलर बिखर गए, तो इसे बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। मतलब अलग अलग कलर हमें मिल गए। ठीक है, तो ये थी अपवर्तन से होने वाली कुछ घटनाएं। और भी घटनाएं बाकी है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।